मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने प्रश्नावली 4F में क्वेश्चन नंबर 23 तक लगा लिए थे। मैं पढ़ा रही हूँ कक्षा 10 की मैथ। अगर आप लोगों को पता ना हो तो बता दिया। कक्षा 10 की मैथ में प्रश्नावली 4F के 23 क्वेश्चन तक हम लगा चुके थे। 23 क्वेश्चन लगा चुके थे, तो आज हम लगाएंगे 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन आप लोग पढ़िए क्या है। 24वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से, लिखा है यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती। उसने लिखा है यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग, मतलब जो उसकी वास्तविक आयु है, अगर उसकी उस आयु से 5 वर्ष हम कम कर दें तो उसी आयु का, जो 5 वर्ष कम करके आयु है, उसी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होती। मतलब जो हमने कम किया है वो किसके बराबर आ जाएगी, उसका वर्ग वास्तविक आयु का 5 गुना करके 11 वर्ष अधिक होता। तो उसकी वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए, मतलब उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे माना वर्तमान आयु इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मान लिया हमने माना वर्तमान आयु x। अब उसने लिखा है उसकी वास्तविक, मतलब उसकी वर्तमान या वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी, तो हमने 5 वर्ष कम कर दिया। छोटी का मतलब कम करना, मतलब घटाना, तो हमने उसकी वर्तमान आयु से 5 वर्ष कम कर दिए। कम करने के बाद तो उसकी आयु का वर्ग, ये हो गया वर्ग। ठीक है, उसने बोला 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग, हमने वर्ग कर दिया। वो किसके बराबर होती, अब आगे पढ़ो, किसके बराबर होती, उसके आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के, वास्तविक क्या है अपनी x है, वास्तविक आयु के 5 गुने, गुने का मतलब गुणा, वास्तविक ये है उसका 5 गुना कर दिया, ये है वास्तविक, उसका 5 गुना कर दिया, से 11 वर्ष अधिक, अधिक का मतलब 11 जोड़ना, 11 वर्ष अधिक होती तो उस वर्तमान आयु क्या है। ये बना तुम्हारी इक्वेशन बनी कैसे, जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे मैंने काम कर दिया। उसने बोला था वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी, तो हमने 5 घटा दिया। फिर बोला तो उसकी आयु का वर्ग, हमने वर्ग कर दिया। किसके बराबर होता, वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 अधिक, ये हो गया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। देखिए x माइनस 5 का स्क्वायर खोलेंगे, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये खोलेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आएगा 25, ठीक है, माइनस 2ab होता है तो 2 गुणा 5, तो 5 दूनी 10x, ठीक है, इज इक्वल टू 5x प्लस 11। यहाँ तक हो गया। अब देखो इस पूरे को आप इस साइड लेके आओ तो होगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 5x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 10x और माइनस 5x क्या हो गया, माइनस 15x हो गया। अब प्लस 25 माइनस 11, तो 25 में से 11 गई तो क्या आएगा, 5 में से 1 गई 4, 2 में से 1 गई 14, 0 हो गया। अब देखो, अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड आप कैसे करोगे, गुणा करने पे 14 आना चाहिए और जोड़ने पे 15, यही बताया था मैंने गुणनखंड पे। तो आप ये कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 14x, ठीक है, प्लस 14x प्लस x, नहीं यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, प्लस 14। देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला था 2 ऐसे संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पे 14 आए और जोड़ने पे 15 आए। तो देखो 14 गुणा 1 करेंगे, 14 गुणा 1 करेंगे तो आपका क्या आएगा, 14 गुणा 1 करने पे 14 ही आएगा, 14 एकम 14, और 14 प्लस 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब 14x प्लस x जोड़ेंगे तो इसका मतलब 15x हो गया। ये हो गए आपके गुणनखंड। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो इसका माइनस का अंदर गुणा करा देंगे तो आएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। हमने इस माइनस का अंदर गुणा करवा दिया तो आपकी वो इक्वेशन बन गई। अब उसे और सॉल्व करेंगे तो इसमें से इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है
इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x माइनस 14। ठीक है, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो हमेशा एक कॉमन होता है, तो माइनस का एक कॉमन हो गया तो ये बचा x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये दोनों एक कोष्टक में आ जाएंगे और ये एक में आ जाएगा। अब x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 14 होगा, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 1 होगा। अब आपकी जो आयु होगी वो 1 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 1 से -5 घटाएंगे तो माइनस की आयु हो जाएगी, और आप जानते हैं कभी भी आयु अपनी एज कभी भी माइनस में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा धनात्मक होती है, तो इसलिए 1 नहीं होगी। 1 क्यों नहीं होगी, समझ में आ गया? ये वाली वैल्यू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि 1 से जब -5 करेंगे x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 1 आई, अगर हम 1 रखते हैं 1 माइनस 5 करेंगे तो -4 आयु आएगी। तो क्या आयु कभी ऋणात्मक होती है? आयु कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए हम 1 नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 14, मतलब ये होगी हमारी वास्तविक आयु, मतलब हमारी नहीं जेबा की। किसकी होगी? जेबा की वास्तविक आयु होगी 14 वर्ष, ये होगा आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जाए वैसे वैसे आपको सॉल्व करते जाना है, इक्वेशन बनाते जाने हैं। प्रश्नावली 4F आपकी कंप्लीट हो चुकी है। प्रश्नावली 4F में सिर्फ 24 ही क्वेश्चंस थे। अब प्रश्नावली 4F के बाद हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4G। कौन सी पढ़ेंगे? प्रश्नावली 4G। ठीक है, 4G आपकी पूरी जो क्वेश्चन है वो विकल्प के साथ है, तो कुछ क्वेश्चंस तो मैं इसमें बता दे रही हूँ खुद आप, और बाकी खुद आप करेंगे, क्योंकि जो भी इसमें क्वेश्चंस होंगे वो सारे वही होंगे जो अभी तक आपने 4A से लेके, मतलब आपने 4A से लेके 4F तक जितना भी पढ़ा है वो सारा 4G में उसी से रिलेटेड सब कुछ आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैं बता दे रही हूँ, कुछ आप खुद से करना। जैसे पहला क्वेश्चन 4G का है आपका कि ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 के मूलों का योग होगा। इसमें आपको मूलों का योग बताना है। तो आप जानते हैं आपके दो मूल होते हैं, किसी बहुपद के आपके दो मूल होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, दो मूल होते हैं। तो अल्फ़ा और बीटा का जो योग होता है, ये फॉर्मूला है एक -b/a होता है। तो मूलों का जो योग होता है -b/a होता है, ये फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक मूलों का योग और एक मूलों का गुणनखंड। मूलों का गुणनखंड होता है, ये भी देख लो, मूलों का गुणनखंड होता है c/a। ठीक है, मूलों का गुणनखंड होता है c/a। ये दो फॉर्मूले होते हैं, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा। ये दो फॉर्मूले आप याद रख लेना कि हमें ऐसी जो इक्वेशन दी है उसके मूलों का योगफल -b/a होता है, मूलों का गुणनफल c/a होता है। समीकरण x² - x - 1 इज इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विविक्तर। विविक्तर मतलब होता है d। क्या होता है? d। तो ये एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप जानते होंगे, d इज इक्वल टू b² - 4ac। ये होता है एक फॉर्मूला, इससे आपका विविक्तर ज्ञात होता है। ये क्या होता है? विविक्तर होता है d। अब देखो आपकी इक्वेशन दी है आपको x² - x - 1 इज इक्वल टू 0, ये दी है। तो आप इसको पहले तो मेन जो इक्वेशन है उससे तुलना कराएंगे। मेन इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये होती है। इससे जब आपको इससे तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू मिलेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी -1 और c की वैल्यू मिलेगी -1, मिल गई। अब ये सारी वैल्यू आप यहाँ रख दोगे तो आपको विविक्तर d मिल जाएगा। रखेंगे हम b की वैल्यू -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। तो देखो d इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस, तो 4 एकम 4, तो d की वैल्यू मिल गई आपको 5। यही है आपका विविक्तर। समझ में आ गया?
यही है आपका विभव उत्तर, तो आंसर होगा ये वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0 को कहते हैं। तो ऑप्शन में से आपको क्या बताना है कि इसको क्या कहते हैं, एक घात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, या मिश्रित द्विघात समीकरण, या सर्व समीकरण। तो इसको बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है, 2 है, इसलिए इसे बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। अगर इसी की पावर 3 होती तो इसे त्रिघात समीकरण बोल देते, और इसकी पावर कुछ भी ना होती, मतलब x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 लिखा है, सिर्फ ऐसा लिखा होता, मतलब इसकी घात कुछ भी ना होती, तो इसे कहते रैखिक समीकरण। मतलब अगर घात 1 है तो रैखिक समीकरण, और घात 2 है तो द्विघात समीकरण, 3 है तो त्रिघात समीकरण, ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो हमें पता कैसे चलता है ये समीकरण कौन सा है, हमें घात से पता चलता है कि कौन सा समीकरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दो संख्याओं का योगफल 7 है। उसने बोला कोई सी भी दो संख्या है, तो हमने ले ली माना संख्याएं, माना संख्या a, b, ये हमने ले लिया। अब उसने बोला दो संख्याओं का योगफल 7 है, हमने लिख दिया दो संख्याओं का योगफल 7। ठीक है, फिर उसने बोला तथा उनका गुणनफल 12 है। क्या बोला है, मतलब इन्हीं संख्याओं का गुणनफल उसने बोला 12 है। तो उसने बोला तब संख्याएं होंगी, हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, हमें गुणनफल दिया है और योगफल दिया है, तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो आप इसी वाले से b की वैल्यू निकाल लो या a की वैल्यू निकाल लो, किसी एक की भी निकाल लो। तो चलो हम a की वैल्यू निकाल लेते, तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 7 माइनस b, लिख सकते हैं। हम b को इस साइड ले जाएंगे, b को इस साइड ले जाएंगे तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस a की वैल्यू को उठाकर इसमें रख दो, इस a की वैल्यू को उठाकर इसमें रख दो। ठीक है, मतलब ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, मतलब मैं ऊपर का साफ कर दे रही, ये तो आपको बता ही चुकी हूँ। मतलब हमने जो a की वैल्यू समीकरण 1 से निकाली वो हम समीकरण 2 में रख देंगे, वही हमने लिखा है समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो a का मान रख दो, a का मान हमें दिया है, a का मान क्या दिया है, 7 माइनस b, तो 7 माइनस b इंटू b इज इक्वल टू 12। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो b का अंदर गुणा करेंगे तो 7b माइनस बी स्क्वायर, 12 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब और सॉल्व करेंगे, इसमें पूरे में माइनस का गुणा करा देंगे, क्योंकि ये प्लस का बनाना है बी स्क्वायर, तो माइनस का गुणा कराने पे, माइनस का गुणा कराने पर ये होगा। तो माइनस का गुणा कराएंगे तो हमारा बनेगा बी स्क्वायर माइनस का 7b प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। हो गया, ये समीकरण बना। अब इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है, किसको, इस वाले को। इस वाले समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो देखो हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणा तो 12 हो और जोड़ने पे 7 हो। तो 4 3 12, 4 3 12 लेंगे तो गुणा करने पे तो 12 आ जाएगा और जोड़ने पे 7 आ जाएगा। देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4b प्लस 3b प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो 4 3 12 और 4 3 7। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 3b, माइनस के अंदर गुणा करा दिया 0, माइनस के अंदर गुणा करा दिया। अब b कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 4, ठीक है, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो b माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब एक कोष्टक में b माइनस 4, एक कोष्टक में b माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इतना आपको मिल गया। अब b की आपको दो वैल्यू मिलेंगी, यहाँ से b कितनी वैल्यू मिलेंगी, दो वैल्यू। जब b माइनस 4 है तो b इज इक्वल टू 4 मिलेगा,
जब b माइनस 3 है तो b इज़ इक्वल टू 3 मिलेगा। मतलब आपको b की दो वैल्यू मिल चुकी हैं, एक b इज़ इक्वल टू 4 और एक b इज़ इक्वल टू 3। अब दोनों वैल्यू आप किसी भी एक समीकरण में रख लो और a का मान ज्ञात कर लो। जैसे हमें समीकरण 2, यहाँ इसको हम रफ कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है, इतना हम रफ कर दे रहे हैं पूरा। अब आपको याद होगा कि आपका समीकरण 1 क्या था, आपका समीकरण 1 था, समीकरण आपका 1 था a इज इक्वल टू 7 माइनस बी, यही था। मैंने साफ कर दिया, लेकिन आप पीछे देखेंगे तो आपका समीकरण 1 यही था। तो इसमें सबसे पहले तो b इज इक्वल टू 4 रखो, b इज इक्वल टू 4 रखने पर b इज इक्वल टू 4 रखने पर तो a की वैल्यू क्या मिलेगी, 7 माइनस 4, तो a की वैल्यू मिलेगी 3 मिली। a की वैल्यू क्या मिली, 3 मिल गई, ठीक है। अब इसी समीकरण में b इज इक्वल टू 3 रख दो। इसी समीकरण में a इज इक्वल टू 7 माइनस b में ही b इज इक्वल टू 3 रखने पर, क्योंकि b की दो वैल्यू हैं, b की कितनी वैल्यू हैं, दो वैल्यू हैं, तो b इज इक्वल टू 3 रख दो। तो a इज इक्वल टू आएगा 7 माइनस 3, तो a इज इक्वल टू मिल गया 4। क्या मिला, 4। तो आपको देखो b इज इक्वल टू 4 पर b इज इक्वल टू 4 पर a इज इक्वल टू 3 मिला, और b इज इक्वल टू 3 पर b इज इक्वल टू 3 पर a इज इक्वल टू 4 मिला। तो मिलनी 3 और 4 या 4 और 3 ही है, सेम ही मिलेंगी, चाहे आप b इज इक्वल टू 4 रखो, चाहे b इज इक्वल टू 3 रखो, और चाहे कुछ एक समीकरण 1 में रखो और चाहे समीकरण में 2 में रखो, मिलेंगी यही वैल्यू। तो ये है आपका आंसर। और कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछना। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।